हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत भारत में औपनिवेशिक शासन के आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था और उन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, इस बात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन मीन्स अंग्रेजों के शासन में जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई गई थीं उनका केंद्र बिंदु क्या था और उन नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई थीं उनका केंद्र बिंदु क्या भारत का विकास होगा? नहीं, उनका केंद्र बिंदु इंग्लैंड का विकास करना था, इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। जो नीतियाँ बनाई गई थी वो इस प्रकार की थी कि भारत जो है कच्चे माल का उत्पादक बन जाए। जैसे भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता था और उसका निर्यात किया जाता था और उसके बाद मशीनों से निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनका भारत में विक्रय किया जाता था। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बन गया। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजों का जो शासन था उसके दौरान भारत के आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी थी। उस समय जो शोध हुए उनमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 1900 से 1950 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति थी वो 2% से भी कम थी। उस समय यदि हम कृषि क्षेत्र देखें तो कृषि क्षेत्र में केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जिनकी कि अंग्रेजों के उद्योगों में मांग थी, जैसे कि नील की खेती करवाई जाती थी। यदि हम हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को देखें तो इनका पतन हो रहा था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मशीन से निर्मित वस्तुएं और निःशुल्क टैक्स संबंधी जो विवाद था उसके कारण ये उद्योग जो हैं वे विकास नहीं कर पा रहे थे, प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे थे। चलिए अब हम चित्र से इस आंसर को याद करते हैं। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास यानी अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का जो आर्थिक विकास था उसका स्तर निम्न था। 1900 से 1950 के दौरान भारत के आर्थिक विकास की गति 2% से भी कम थी। और कृषि क्षेत्र में क्या था कि भारत कच्चे माल के पूर्तिकर्ता के रूप में परिणत हो गया था, बदल गया था। हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में देखें तो छोटी निर्माण इकाइयाँ थीं और इन्हें अंग्रेजों के जो मशीन से निर्मित वस्तुएं होती थी उनसे कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता था। तो आप इन 3 चित्र से 3 लाइन लिख सकते हैं। पहला तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति कम थी और 1900 से 1950 के दौरान विकास की गति 2% से भी कम थी। और भारत क्या बन गया था? कृषि क्षेत्र में केवल कच्चे माल का पूर्ति करता और हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को क्या करना पड़ता था? कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अब सेकंड पॉइंट है भारतीय कृषि का पिछड़ापन। भारत में 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन तब भी कृषि में गतिहीन विकास हो रहा था। गतिहीन विकास का मीन्स कृषि में विकास बहुत कम हो रहा था। तो इस कम विकास के कई कारण थे। पहला जमींदारी सिस्टम था। अब ये जमींदारी प्रथा क्या थी? जमींदारी प्रथा में 3 लेयर होती थी। पहला तो किसान होता था, किसान से जमींदार जो है वो कर लेता था और उसको अंग्रेज सरकार को दे देता था। यानी जो किसान था वो डायरेक्ट सरकार से संबंधित नहीं था, इसलिए सरकार द्वारा जो किसान की भूमि के विकास, उत्पादकता के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरा भूराजस्व व्यवस्था। भूराजस्व व्यवस्था ऐसी थी कि जो जमींदार होते थे उन्हें तो निश्चित तिथि को कर जमा करना होता था, चाहे किसानों से वह वसूल कर पाए या ना कर पाए, और किसान भी चाहे उत्पादन हो, फसल हो या ना हो, उसे तो कर का भुगतान करना ही पड़ता था। इसलिए कृषि की जो दशा थी वो दिनहीन थी।
फिर कृषि में प्रौद्योगिकी पिछड़ापन था, यानी मशीनों से जो है वो खेती नहीं की जाती थी, हाथ से या जो बैल होते थे उनके माध्यम से खेती की जाती थी। कई बार अकाल आ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, तो इससे भी कृषि पिछड़ रही थी। फिर कृषि क्षेत्र में सिंचाई और उर्वरक जो थे उनके विकास के लिए सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। चलिए तो हम चित्र के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करते हैं। पहला है कि कृषि पर 85% जनसंख्या निर्भर थी, लेकिन कृषि का गतिहीन विकास हो रहा था और उसका कारण भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, अधिक कर वसूल किया जाता था। राजस्व व्यवस्था थी, जमींदारों को निश्चित तिथि पर जो है लगान जमा करना होता था, चाहे वे लगान वसूल कर पाएँ या ना कर पाएँ। यदि वो निश्चित तिथि को लगान जमा नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी छिन जाती थी। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, जो मशीनों से खेती नहीं की जाती थी, या तो हल से या हाथ से खेती की जाती थी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और उर्वरकों का बहुत कम प्रयोग होता था। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था, यानी उन फसलों का उत्पादन किया जाता था जिनका कि उद्योग में प्रयोग किया जा सके, जिससे भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी। कई बार अकाल और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखी जाती थी। तो इन सभी के कारण भारत में कृषि का गतिहीन विकास हुआ। अब यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति देखें तो हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में जो है अंग्रेजों की नीति के कारण इनका पतन हो रहा था। हस्तशिल्प जो था उस पर भारी शुल्क वसूल किया जाता था, अतः उनकी कीमत अधिक हो जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वे बढ़ती स्पर्धा का सामना नहीं कर पाते थे। वस्त्र उद्योग का भी पतन हो रहा था, क्योंकि जो इंग्लैंड से मशीनों से निर्मित वस्त्र आता था उसकी प्रतिस्पर्धा का सामना भारतीय हथकरघा उद्योग नहीं कर पाते थे। औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन का एक कारण यह भी था कि जो इंग्लैंड था वहाँ से जो भी वस्तुओं का आयात या निर्यात होता था वह शुल्क मुक्त था, यानी उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था। तो उससे जो कर की आय भारत को हो सकती थी वह नहीं होती थी और वे वस्तुएं सस्ती हो जाती थी, तो उनके सामने भारत की जो वस्तुएं होती थी वह महंगी लगती थीं। उस समय भारत में पूंजीगत उद्योग जो थे उनका अभाव था। पूंजीगत उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो किस अन्य उद्योगों के उत्पादन का आधार होते हैं। इसके अलावा सरकार जो थी वो केवल रेल, संचार, विद्युत जैसे कुछ उद्योगों में ही निवेश करती थी। सभी क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता था। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को चित्र से याद करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति का क्या प्रभाव पड़ा। पहला तो कला क्षेत्र का जो है वो पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? क्योंकि उन पर भारी शुल्क लगाया जाता था। फिर वस्त्र उद्योग का पतन हुआ, क्योंकि उसे ब्रिटेन की मशीन से निर्मित जो वस्त्र होते थे उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, इसलिए उनका पतन हो रहा था। फिर ब्रिटेन के साथ शुल्क मुक्त आयात निर्यात, ब्रिटेन से जो भी वस्तु आती थी या जाती थी उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, जिससे भारत कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन से निर्मित माल का आयातक बनकर रह गया। पूंजीगत उद्योग का अभाव, सरकार के द्वारा किसी भी पूंजीगत उद्योग की स्थापना नहीं की जाती थी और जो सरकारी निवेश होता था वो बहुत कम सीमित होता था। केवल रेल, संचार और विद्युत के क्षेत्र में सरकार के द्वारा निवेश किया जाता था। विदेशी व्यापार, अंग्रेजों की जो विदेशी व्यापार की नीति थी वो प्रतिबंधात्मक थी। प्रतिबंधात्मक मीन्स क्या प्रतिबंध था? प्रतिबंध यह था कि भारत जो भी विदेशी व्यापार करेगा, फॉरेन ट्रेड करेगा, वह किससे करेगा? इंग्लैंड के साथ करेगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का 50% से अधिक व्यापार केवल किससे होता था? इंग्लैंड से होता था। बाकी चीन, श्रीलंका आदि से बहुत कम व्यापार होता था और अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था।
भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया था। भारत में रेशम, कपास, ऊन, नील, पटसन ये अच्छी क्वालिटी के मिलते थे। भारत का मलमल जो था वो फेमस था। और जो ब्रिटेन का शाही परिवार था वह भी उसी के वस्त्र पहनता था। तो भारत के जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड में ले जाया जाता था। भारत अंतिम उपभोक्ता वस्तु और हल्की मशीनों का आयात। विदेशी व्यापार नीति ऐसी थी कि भारत से कच्चा माल ले जाया जाता था और भारत में निर्मित माल जो है लाया जाता था, हल्की मशीनें लाया जाती थी। फिर निर्यात अधिशेष से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़। अब भारत की जो वस्तुएं विदेशों में बेची जाती थी उससे निर्यात अधिशेष मिलता था। निर्यात अधिशेष का मीन्स है कि अंग्रेज जो होते थे वो भारत से वस्तु सस्ती कीमतों पर खरीद लेते थे और उन्हें महंगी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे, जिससे जो अतिरेक होता था उसे हम निर्यात अधिशेष कहते हैं। और जो अतिरेक राशि होती थी उसका भारत के विकास में प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उस धन का प्रयोग किया जाता था। आधारित संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ। अंग्रेजों ने रेल, जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास किया, लेकिन इनका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं बल्कि उपनिवेशिक हितों का संरक्षण करना था। यानी सरकार ने अगर रेलवे लाइन बिछाई तो वो भी स्वयं के लाभ के लिए। क्या इन नीतियों का क्या परिणाम हुआ? पहला तो भारत कच्चे माल के स्रोत एवं लाभकारी बाजारों तक पहुंच सुलभ हुई। अगर सरकार ने रेल, जल परिवहन आदि का विकास किया तो वो इसलिए किया जिससे कि भारत में जो दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चा माल है वह वहाँ से लाकर इंग्लैंड तक पहुँचाया जा सके। कृषि का व्यावसायीकरण किया गया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में व्यावसायिक फसलों की खेती की जाने लगी और खाद्यान्न की कमी होने लगी। निर्यात का विस्तार। भारत जो है निर्यात तो अधिक होता था, लेकिन निर्यात जो अधिशेष होता था उसका भारत के विकास में कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता था। जल परिवहन के कारण निर्यात अधिक होने लगा। आंतरिक परिवहन भी जो है जल मार्ग के द्वारा किया जाने लगा। सरकार के द्वारा महंगी तार व्यवस्था का विकास किया गया था और इससे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया। आप इस आंसर को याद करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पहला ये है कि आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। इसका पहला प्रभाव क्या हुआ? निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। इसे पॉज करके आप ये लिख सकते हैं। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? भारतीय कृषि का पिछड़ापन। इस आंसर में 7 पॉइंट हैं, आप कम भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण किया, लेकिन उसका उद्देश्य भी अंग्रेजी हितों का संरक्षण करना था। चौथा जो है विदेशी व्यापार और पांचवा है आधारित संरचना। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज? मीन्स जो औपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, उसने जो भी नीतियाँ बनाई उनका क्या इम्पैक्ट था और उनका फोकस किस पर था। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उनका उद्देश्य क्या था? जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी अंग्रेजी शासन में, उनका उद्देश्य था इंग्लैंड के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनका संरक्षण करना और उनका प्रमोशन यानी संवर्धन करना था। एज ए रिज़ल्ट उसका परिणाम क्या हुआ? द पॉलिसीज़ इंडिया हैज़ बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो भारत था वो एक्सपोर्टर बनकर रह गया रॉ मटेरियल का इंग्लैंड को। एंड फिनिश गुड इंपोर्ट करता था भारत फिनिश गुड इंग्लैंड से। ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द
इफ़ेक्ट दीज पॉलिसीज़ फॉलोज, मीन्स इन पॉलिसीज़ के क्या इफ़ेक्ट हुए वो हम आगे देखेंगे। लॉ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकनॉमी में डेवलपमेंट बहुत निम्न स्तर का हुआ। थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल इंडियन इकनॉमी एक्सपीरियंस्ड वेरी लो लेवल ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकनॉमी का जो विकास था वो बहुत कम हुआ। एज पर सम रिसर्चर इंडियन इकनॉमी ग्रो इवन लेस देन 2% ड्यूरिंग 1950 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो 2% से भी कम था। कॉलोनियल रूल ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर टू मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने भारत को जो रॉ मटेरियल था उसका एक्सपोर्टर बना दिया था। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सच एज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम फेस स्टिफ कंपटीशन। जो हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर था वो इंग्लैंड की जो मशीनों से बनी वस्तुएं थी उनका कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहे थे। बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्षेत्र जो था वो भी पिछड़ा हुआ था। अंडर द कॉलोनियल रूल 85% पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर जो थे उस सेक्टर पर 85% पॉपुलेशन डिपेंड थे। बट देयर वाज प्रोसेस ऑफ स्टैंड डेवलपमेंट। जो विकास हो रहा था वह गतिहीन था, मीन्स विकास नहीं हो रहा था। और इसके जो रीज़न थे वो था लैंड सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो थी वो निम्न स्तर की थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम थी, लॉ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था जिससे कि भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी थी।